जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी डेली टेस्ट सीरीज के सेट नंबर 41 में 8 सेक्शंस के प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए। तो आज हमारे साथ जो क्वेश्चंस हैं 30 क्वेश्चंस हैं। इन 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट अंदाज में हम लोग देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। तो नवपाषाण कालीन स्थल की अगर बात करें तो पुरातात्विक इतिहास को जब आप पढ़ते हैं तो भारत में पुरातात्विक पीरियड में एक पीरियड आता है जो सबसे नवीनतम पीरियड है, वह आपको नवपाषाण कालीन पीरियड कहलाता है। और नवपाषाण काल के लिए ही नियोलिथिक वर्ड का प्रयोग किया था सर जॉन लुबाक ने। सर जॉन लुबाक के द्वारा नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया गया था। इसको हम लोग नवपाषाण कालीन क्रांति भी कहते हैं। क्रांति इस सेंस में क्योंकि पहली बार नवपाषाण काल में ही खेती की गई थी और खेती किए जाने के कारण लोगों का जीवन जो आखेटक के रूप में अस्थायी हुआ करता था, कृषि की खोज के कारण वह अस्थायी जीवन के रूप में परिणत हुआ। और चूंकि जीवन लोगों का अस्थायी हुआ इसलिए यह नवपाषाण कालीन क्रांति के नाम से जाना गया। आपके विकल्प में जो भी ऑप्शंस हैं संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी और कोल्डीवा सभी के सभी नवपाषाण कालीन स्थल ही हैं। इसमें से राख के टीले के प्राप्ति की बात करें तो यह आपको संगनकल्लू से मिला है। कोल्डीवा की बात करें तो यह आपको उत्तर प्रदेश में है और बेलन नदी घाटी में, बेलन नदी घाटी क्षेत्र में आपको कोल्डीवा स्थल है, यहाँ से चावल का प्रमाण मिला है। और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में नवपाषाण कालीन स्थल है। आपका आंसर हो जाएगा संगनकल्लू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी भी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है। पहला विकल्प है आपका सारनाथ। तो सारनाथ किससे संबंधित रहा है। यहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया था, पहली बार इन्होंने उपदेश दिया था सारनाथ के पास ऋषि पत्तनम नामक स्थान पर, जिसको बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा सांची। सांची में क्या है तो इनका मृत्यु के पश्चात इनके राख को जो था, इनके शरीर का जो अवशेष था उसको 8 अलग अलग स्थानों पर रख करके स्तूप बनाया गया था। उसी में से एक था आपको सांची का स्तूप। तो यह क्या है, इनके मृत्यु का प्रतीक है जो कि इनके जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है। सांची का स्तूप कहाँ है तो यह आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप। सांची के स्तूप को यूनेस्को के विश्व धरोहर में 1989 में शामिल किया गया था। सांची का स्तूप जो है वह आपको वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जो नया नोट 200 रुपए का जारी किया गया उस पर भी इसका चित्र देखने को मिलता है। बोध गया की बात करें तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनारा में इनका निधन हुआ था। तो यहाँ इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सांची इनकी मृत्यु के बाद से संबंधित है, जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था। कनिष्क के बारे में जानते हैं आप। ये आपको गुप्तोत्तर कालीन राजवंश था एक, कौन सा, कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश का सबसे प्रसिद्धतम शासक जो हुआ वह कनिष्क था। कनिष्क के ही दरबार में नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक जैसे विद्वान रहते थे। इसमें नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन की तुलना आइंस्टाइन से की जाती है, इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष के ही अध्यक्ष आपको अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संहिता में उपाध्यक्ष था। अश्वघोष ने बुद्धचरित पुस्तक की भी रचना की थी। वसुमित्र की बात करें तो ये चतुर्थ बौद्ध संहिता में उपाध्यक्ष थे और ये आपको महाविभास शास्त्र पुस्तक की रचना इनके द्वारा की गई थी। तो ये सभी आपको कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। कंबन कन्नड़ विद्वान थे, कालिदास संस्कृत के विद्वान थे। यहाँ आपके दिए गए विकल्पों में जितने भी नाम हैं सभी को हमने आपके समक्ष डिस्कस कर दिया है। आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो देवगिरी को ही हम लोग दौलताबाद के नाम से भी जानते हैं। और देवगिरी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक कौन था तो यादव वंश का शासक रामचंद्र देव। कौन, यादव वंश का शासक रामचंद्र देव था। और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि
प्रदान की थी। राय रायन की उपाधि इसकी वीरता से प्रभावित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने इसे उपाधि दिया था। याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी आपको जलालुद्दीन खिलजी का क्या था, तो उत्तराधिकारी था। और 1296 में जब इसने देवगिरी पर आक्रमण किया तो उस समय बिना जलालुद्दीन खिलजी को बताए हुए इसने आक्रमण किया। कहां, तो देवगिरी पर, और रामचंद्र देव की पुत्री को वहां से लेकर के फरार हो गया। उसके पश्चात बाद में उससे विवाह भी किया था। तत्पश्चात जब जलालुद्दीन खिलजी इस बात से अवगत हुआ और उससे मिलने पहुंचा तो वहीं पर षड्यंत्र करके अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र देव। मल्लिक काफूर की बात करें तो यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। प्रताप रुद्रदेव की बात करें तो यह काकतीय वंश का शासक था। और काकतीय वंश में एक शासिका का नाम आप बार बार सुनते होंगे, रुद्रमा देवी। क्या सुनते हैं, रुद्रमा देवी। तो रुद्रमा देवी प्रताप रुद्र की ही क्या थी, दादी थी। राणा रतन सिंह ये मेवाड़ के शासक थे। राणा रतन सिंह कहां के, मेवाड़ के शासक थे। आपका आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। अब स्वर्ण युग की अगर बात करें तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में अगर बात करें तो प्राचीन भारत में कुषाणों का काल स्वर्ण काल कहलाता है। जबकि ओवरऑल वास्तुकला के विकास के दृष्टिकोण से अगर स्वर्ण काल कहा जाए तो वह शाहजहां का शासनकाल रहा है। किस दृष्टिकोण में, तो वास्तुकला के विकास के दृष्टिकोण से। वास्तुकला के विकास के दृष्टिकोण से शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाया है। और यह संबोधन करने वाले इतिहासकार थे A.L. श्रीवास्तव। अब अगर आपको मुगल काल में ही चित्रकला का स्वर्णकाल पूछा जाए तो वह जहांगीर का काल था। V.A. स्मिथ, विंसेंट अय्यर स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की थी। समुद्रगुप्त की तुलना किससे, नेपोलियन से किया था। जदुनाथ सरकार की बात करें तो जदुनाथ सरकार मुगल इतिहास लिखने में इनका नाम अग्रणी रूप से सामने आता है। और जदुनाथ सरकार ने ही औरंगजेब के बारे में कहा था कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी तरह दक्षिण के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। अगला आपका आंसर हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। तो आपका प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा जो है वह हेमकुंड में है। और हेमकुंड ये कहाँ है, उत्तराखंड के चमोली जिला में। उत्तराखंड के चमोली जिला में है। उत्तराखंड के चमोली जिला में हेमकुंड गुरुद्वारा है। रूपकुंड क्या है, तो यह झील है। यह कहाँ है, तो यह भी चमोली जिला में ही है, उत्तराखंड में ही। ताराकुंड की बात करें तो यह पौड़ी गढ़वा उत्तराखंड में यह भी है। पौड़ी गढ़वा उत्तराखंड में है। और ब्रह्मकुंड की बात करें तो यह बिहार के राजगीर में है। ब्रह्मकुंड राजगीर में है। आंसर आपका हेमकुंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह कौन था। तो जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता था किसको, बिरसा मुंडा को। किनको, बिरसा मुंडा को। इन्होंने 1899 से 1900 के आसपास क्या चलाया था, मुंडा विद्रोह चलाया था। संथालों के अधिकारों की रक्षा हेतु इन्होंने मुंडा विद्रोह चलाया था। इन्होंने खुद को ईश्वर का दूत बताया था। और इनके इस विद्रोह को, मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। तो बिरसा मुंडा को हम लोग क्या कहते हैं, आपको धरती आबा कहा जाता था। बुद्धो भगत आपके विकल्प में है। तो 1831-32 में इन्होंने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने, बुद्धो भगत ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसमें 72 लोगों की उपस्थिति हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना में सबसे अहम योगदान A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का था, जो कि एक रिटायर्ड ICS अधिकारी थे। तो दूसरा अधिवेशन आपको पूछा जा रहा है, यानी 1886 के कोलकाता अधिवेशन की बात की जा रही है। तो 1886 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई
नौरोजी के द्वारा किया गया था। आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सी नंबर विकल्प हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो इन्होंने 1895 में पुणे में 1895 पुणे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर 1902 में अहमदाबाद अधिवेशन के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। फिरोज शाह मेहता की बात करें तो इन्होंने 1890 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में भारत की पहली ग्रेजुएट महिला कदाम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था और अपना संबोधन इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष किया था। आंसर आपका दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, रेलवे है, क्यों आलोचना की थी? हिंद स्वराज महात्मा गांधी की प्रसिद्ध रचना है और हिंद स्वराज में गांधी जी ने किन किन चीजों की आलोचना, किन किन चीजों के आधार पर रेलवे की आलोचना की थी? तो उसमें पहला जो आपका कारण है प्लेग जीवाणु, प्लेग जीवाणु ये महामारी का वाहक था। इस वजह से प्लेग क्या होता था, बीमारी एक जगह से दूसरे जगह फैलता था, तो इस वजह से इन्होंने रेल की आलोचना की थी। बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन यानी दुर्भिक्षों का साधन बताया था रेलवे को, क्योंकि रेलवे के माध्यम से ही क्या होता था, भारत से कच्चे माल जो होते थे उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था ब्रिटेन और वहां के उत्पाद को भारत में ला करके बेचा जाता था। यानी भारत की आर्थिक दोहन में रेलवे का अहम योगदान था, जिसके कारण कि भारत में समय समय पर अकाल या दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ा है। और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी था रेलवे इस वजह से, क्योंकि इसमें ए क्लास बी क्लास जो कैटेगरी थी, जो लोगों के गोरे और कालों के सफर करने का एक क्राइटेरिया था, यह लोगों के बीच समाज में क्या करता था, वर्ग भेद बढ़ाता था। तो इन तीनों कारणों के आधार पर महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में क्या की, तो रेलवे की आलोचना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जियात्रंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? तो जियात्रंग आंदोलन जदोनांग के द्वारा, जदोनांग जदोनांग के द्वारा मणिपुर में, कहा, जदोनांग के द्वारा मणिपुर में आयोजित, मणिपुर में शुरू किया गया था। यह एक प्रकार का जनजातीय आंदोलन था। यह 1931-32 में आयोजित हुआ था। 1931 में ही जदोनांग को गिरफ्तार कर लिया गया। तत्पश्चात जदोनांग को फांसी दे दी गई और उसके बाद गैंडेल्यू नामक महिला ने क्या किया, इस विद्रोह के मोर्चा को संभाला। गैंडेल्यू के बारे में याद रखिएगा कि ये रोंगमई नागा, एक नागा जाति की किस्म होती है। कौन सी? रोंगमई नागा थी ये, और इसने विद्रोह का मोर्चा संभाली। 1932 में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तत्पश्चात 1947 में ये जेल से छूट पाई और जब जेल से ये छूटी तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको रानी की उपाधि से सम्मानित किया। तत्पश्चात ये गैंडेल्यू रानी गैंडेल्यू के नाम से जानी गई। यहां आपका आंसर हो जाएगा जियात्रंग आंदोलन मणिपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना आया कब था? तो ये मार्च 1946 में, मार्च 1946 में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया। इसका क्या उद्देश्य था? तो भारत में संविधान सभा के निर्माण में जो भी परिवर्तन करना पड़े या जो भी सुधारवादी परिवर्तन करने पड़े, उसके लिए कैबिनेट मिशन भारत आई हुई थी और कैबिनेट मिशन के ही सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त में हुआ था, जबकि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो नवंबर 1946 में हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। यहाँ अगर बात करें तो प्रांतीय समूहीकरण कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही हुआ। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ। यह भी कैबिनेट मिशन के ही सिफारिश से हुआ। लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन में नहीं बल्कि 3 जून योजना या जिसको हम लोग माउंटबेटन योजना या डिक्री बोर्ड प्लान कहते हैं, इसके जरिए हुआ था। संविधान निर्माण का अधिकार यह भी आपको कैबिनेट मिशन से ही, कैबिनेट मिशन की ही सिफारिश पर हुआ था। यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या गया है कि सही नहीं है, तो पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन में नहीं हुई थी, अर्थात ये क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहते हैं? भोर का तारा या सांझ का तारा भी इसे कहते हैं।
पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, सबसे खूबसूरत ग्रह भी कहते हैं, और यह बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। याद रखिएगा, दो ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो शुक्र आपको क्या है, भोर का तारा कहलाता है, और यह सबसे गर्म ग्रह भी है। रीजन यह है कि यहाँ के वायुमंडल में सबसे ज्यादा करीब 95% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जिसके कारण कि यहाँ दिन बहुत गर्म होता है और रात भी तापांतर जो होता है, तापांतर वह यहाँ का काफी कम होता है। जबकि बुध देखेंगे तो बुध दिन में काफी गर्म होता है और रात में उतना ही ठंडा हो जाता है। मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। शनि की अगर बात करें तो शनि दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 83 है, 83 है। शनि का उपग्रह टाइटन है, शनि का उपग्रह टाइटन है, और यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन ही है। याद रखिएगा, शनि में और अरुण में छल्ले पाए जाते हैं, यानी कि चारों ओर चकत्ते देखिएगा तो शनि और अरुण ग्रह में ही छल्ले पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित कहने का यहां तात्पर्य है कि किसी भी देश से उसकी सीमा नहीं लगती हो, अर्थात वह समुद्री सीमा लैंड आपको क्या होगी, समुद्री देश हो, यानी कि चारों ओर वह समुद्र से घिरा हुआ हो या तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो, वैसे देश को ही हम लोग सीमा रहित कहेंगे। यानी न्यूजीलैंड को देखेंगे तो उत्तर में इसके ऑस्ट्रेलिया है, बाकी ये प्रशांत महासागर से घिरा है। जापान चारों ओर समुद्र से ही घिरा है। फिलीपींस द्वीपीय देशी है, क्यूबा भी द्वीपीय देशी है। इसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें सबसे बड़ा देश तो वह जापान है। जापान में 6000 से भी अधिक द्वीप हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रमुख द्वीप है वह होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप जो है यह आपका होन्शु है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। जापान की राजधानी वगैरह सब आपको होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु पर ही स्थित है। जापान के अगर क्षेत्रफल की बात करें, जापान के क्षेत्रफल की बात करें तो जापान का क्षेत्रफल याद रखिएगा यह 3,77,900 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जबकि न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल आपको 2,68,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, फिलीपींस आपको 3 लाख वर्ग किलोमीटर और क्यूबा 1,10,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो सबसे बड़ा सीमा रहित देश कौन हो गया? जापान हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। कैसे सीमा रेखा का? तो अध्यारोपित सीमा रेखा क्या होता है? अध्यारोपित सीमा रेखा होता है कि जीत करके अगर किसी सीमा पर या किसी क्षेत्र पर कब्जा किया जाए तो जो सीमा का निर्धारण होता है, किसी उपनिवेश के द्वारा भी अगर सीमा का निर्धारण हो तो ऐसी सीमा अध्यारोपित या ओवरलैप्ड बॉर्डर कहलाती है। और भारत और पाकिस्तान का जो बाउंड्री है वह आपको अध्यारोपित सीमा का ही उदाहरण है। पूर्ववर्ती सीमा की अगर बात करें तो सभ्यता के उदय से पहले ही यदि सीमा किसी देश का या किसी क्षेत्र के बीच रहा हो तो ऐसी सीमा को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती सीमा बोलेंगे। जैसे एंडीज पर्वत की अगर बात करें तो यह चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया तीनों देशों को अलग करती है। और एंडीज पर्वत कब से है? तो सभ्यता के उदय से पहले से ही एंडीज पर्वत है, यानी ये क्या होगा? आपको पूर्ववर्ती सीमा का उदाहरण होगा। कौन सा? एंडीज पर्वत। ये किन किन देशों के बीच? तो चिली, अर्जेंटीना और आपको बोलिविया। अपशिष्ट सीमा की बात करें तो वैसी सीमा जो क्या है, अब समाप्ति की ओर है, अब समाप्ति की ओर है। तो बर्लिन की दीवार जो 1961 में बनाई गई थी यह अवशिष्ट सीमा का ही उदाहरण है। परवर्ती सीमा की अगर बात करें, परवर्ती सीमा की बात करें तो यह किसी मानव सभ्यता के बसने के बाद निर्धारित किया गया बॉर्डर हो तो यह आपको परवर्ती सीमा कहलाता है। और यूगोस्लाविया का जो बॉर्डर है, यूगोस्लाविया का बॉर्डर परवर्ती सीमा का ही उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा भू आकृति भी है, करेवा मिट्टी भी है, करेवा झील भी है। ये सभी के सभी आपको कश्मीर घाटी में, कश्मीर हिमालय में देखने को मिलता है। और कश्मीर हिमालय कहाँ है? तो पीर पंजाल तथा बृहत हिमालय के बीच में, पीर पंजाल व बृहत हिमालय के बीच में है। पीर पंजाल व बृहत हिमालय के बीच में है क्या? तो करेवा। ये क्या है? तो करेवा मिट्टी भी है, करेवा झील भी है और करेवा आपका भू आकृति ही भी है। ये आपको कहां? तो कश्मीर हिमालय में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? इंडो आर्यन भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। भारत के 74% लोग इंडो आर्यन भाषाई समूह के ही हिस्सेदार के भागीदार हैं। याद रखिएगा कि ग्रियर्सन नामक एक विद्वान हुए थे। कौन? ग्रियर्सन। इनके अनुसार भारत में 179 भाषाएं और 544 बोलियां। याद रखिएगा कि ये एनसीईआरटी का डाटा है और बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये आपका गियर्सन का नाम यहां पूछा जाता है कि 179 भाषाएं और 544 बोलियां किसने कहा था कि भारत में है? तो ये ग्रियर्सन का स्टेटमेंट था। यहां आपका आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन, जो कि भारत की सबसे बड़ी भाषाई समूह है। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों के साझेदारी वाली झील है? चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। और ये आपको किससे? तो आपको उल्का से निर्मित झील है। उल्का से निर्मित झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित कैसी झील? तो लैगून झील है। पुलिकट झील की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। कौन सा? पुलिकट। आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुलिकट झील। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया था किस संशोधन ने? तो याद रखिएगा कि शिक्षा पहले किस सूची में था? राज्य सूची का हिस्सा था। अब उसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है किस संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और वर्तमान में भी शिक्षा समवर्ती सूची में ही शामिल है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो यह 1971 में लाया गया था और इसमें यह प्रावधान किया गया कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद जिसमें जो निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस निर्णय को संसद ने क्या किया था? निरस्त करने के लिए यह संशोधन लाया था। 25वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह भी 1971 में ही लाया गया था। और 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी यह प्रावधान था कि अनुच्छेद 39 बी और सी को प्रभावी करने के लिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 में क्या किया जा सकता है? उस पर प्रभावी इसको बनाया जा सकता है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो संपत्ति पर मौलिक अधिकार के संरक्षण का प्रावधान, संपत्ति पर मौलिक अधिकार के संरक्षण का प्रावधान 25वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 42वां हम आपको बता ही चुके हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत भाग 12 में विधिक अधिकार बना दिया गया। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भी उटपटांग बदलाव हुए थे, यानी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाले बदलाव हुए थे, उन सभी को फिर से बदल दिया गया और पहले की तरह यथावत कर दिया गया। साथ ही साथ 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ था कि संविधान में जो सशस्त्र विद्रोह वर्ड था, उसके आंतरिक अशांति जो वर्ड था, उसके जगह पर आपको सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था। वह इसलिए क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने आंतरिक अशांति के नाम पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। तो ऐसी घोषणाएं या ऐसे आपातकाल फिर भविष्य में ना आए, इसलिए इस पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? उद्देशिका मतलब क्या? प्रस्तावना। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। अगर उद्देशिका की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। संविधान की प्रस्तावना मैं बार बार आपको पढ़ करके बतलाता हूं, आप उसको जरूर याद रखिए, क्योंकि उसमें जो भी पूछेगा क्वेश्चन, अगर आपको प्रस्तावना याद है तो आप उसको बोल करके उस क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। वैसे न्याय बोले या स्वतंत्रता बोले, इसके लिए हमने आपको एक जुगाड़ भी दिया है कि न्याय अगर पूछे तो न्याय अगर आप लिख लें, इसमें गिनेंगे तो 1, 2 और 3 अक्षर है, यानी 3 प्रकार के न्याय की बात इसमें की गई है। और ये 3 न्याय कौन कौन से हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक, ठीक है। उसके अलावा आपको फिर स्वतंत्रता यदि पूछे, स्वतंत्रता कितने प्रकार का है प्रस्तावना में, तो स्वतंत्रता में आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 अक्षर हैं, यानी स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं। कौन कौन? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना, ठीक है। तो ये आपको स्वतंत्रता दिया गया। यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में कितने न्याय? 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से एक नया अध्याय लिया गया, जिसको हम लोग मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। यानी नागरिकों को अधिकार तो संविधान ने पहले ही दे रखा था, अधिकारों के एवज में नागरिकों के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। उन्हीं उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए संविधान में मौलिक कर्तव्य का एक अध्याय जोड़ा गया, जिसको हम लोग भाग 4A के रूप में जानते हैं, भाग 4A। और इसमें आपको अनुच्छेद 51A ऐड किया गया। इसमें प्रारंभ में 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाए, और वह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक अभिभावक या माता पिता का यह दायित्व होगा कि वह अपने बच्चे को उचित शिक्षा दीक्षा देने का प्रबंध करे। यानी अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई है कितनी? तो यह हो गई है 11। मौलिक अधिकार की बात करें तो यह भाग 3 में है। इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में इसका जिक्र है। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। पंचायती राज के सिद्धांत की बात करें तो यह आपको अनुसूची 11 में, किसमें? अनुसूची 11 में आपको 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और इसको संवैधानिकरण इसका किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 में इसका जिक्र है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से? तो आयरिश संविधान से, यानी आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? भारत के कार्यकारी प्रमुख होते हैं और भारत के राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। 53 के तहत उनकी कार्यपालिका, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 के तहत, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया है। 56 में आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की व्याख्या है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता निर्धारित किया गया और उस योग्यता के अनुसार भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यही 3 कंडीशंस हैं। इसके और इन्हीं 3 कंडीशंस के आधार पर पागल या दिवालिया नहीं हो, एक यह भी है। इन सारे कंडीशंस के आधार पर राष्ट्रपति के उम्मीदवार का निर्धारण होता है। तो हमने इसमें कहीं भी आपको नहीं कहा कि वह पढ़ा लिखा भी हो, यानी राष्ट्रपति का उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक शर्त नहीं है। और इन
शर्तों का जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद 58 में है। तो अनुच्छेद 58 में पढ़ा लिखा हो ऐसा कोई जिक्र नहीं है। आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। सही बात है? तो नहीं, ये क्या है? गलत बात है। अनुच्छेद 110 के तहत क्या है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और धन विधेयक को सर्वप्रथम केवल और केवल लोकसभा में ही क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुनः स्थापित किया जा सकता है, यह भी क्या है? गलत बात है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, यह क्या है? आपका सही है। और धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है और लोकसभा यदि धन विधेयक को पारित करके राज्यसभा को फॉरवर्ड करे तो राज्यसभा 14 दिनों के अंदर उस पर निर्णय ले, अन्यथा वह पारित मान लिया जाता है। जबकि साधारण विधेयक के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त है। हालांकि साधारण विधेयक भी यदि लोकसभा से पारित होने के पश्चात राज्यसभा में जाए और राज्यसभा उसे 6 महीने तक यदि पारित नहीं करे या पुनः लोकसभा को नहीं भेजे तो उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा जिस राज्य में विधान परिषद के गठन की आवश्यकता हो उस राज्य का विधानसभा क्या करेगा? बहुमत से विधेयक संकल्प पारित करके संसद को इसके लिए सिफारिश करेगा। तत्पश्चात संसद क्या करेगा? उस राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकता है। विधान परिषद के सृजन या उन्मूलन का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 169 में है, जबकि विधान परिषद के संरचना का जिक्र अनुच्छेद 171 में है। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत होता है। विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को सम्मिलित तौर पर, सामूहिक तौर पर विधानमंडल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका आंसर यहां हो जाएगा विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें, दोनों का कार्यकाल सेम ही होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की का क्या होता है? कार्यकाल होता है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में, किसमें? भाग 15 में आपको अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 में किया गया है। जबकि याद रखिएगा पंचायती राज के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 आई में है। किसमें? 243 आई में पंचायती राज के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तथा अगर यही नगर पालिका के लिए बोला जाए, नगर पालिका के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, तो यह अनुच्छेद 243 वाई में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ये आपका वित्त आयोग है। ये आपको पंचायती राज के लिए राज्य निर्वाचन नहीं बल्कि ये क्या है? वित्त आयोग है। 243 आई में पंचायती राज का वित्त आयोग और 243 वाई आपको नगर निगम का वित्त आयोग है। अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति के सदस्य। तो पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं वह प्रखंड स्तर पर होते हैं। प्रखंड स्तर पर उनका आपको सबसे पहले ग्राम सभा ग्राम स्तर पर होता है, पंचायत समिति प्रखंड स्तर का होता है और जिला परिषद जिला स्तर का होता है। तो जनता के द्वारा पंचायत समिति को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और ये पंचायत समिति के सदस्य किनको चुनते हैं? तो प्रखंड प्रमुख को चुनते हैं। और ये क्या होता है? तो आपको प्रशासनिक अधिकरण होता है। ये क्या होता है? प्रशासनिक अधिकरण के रूप में काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। जिला स्तर पर कौन? जिला परिषद होता है। चलिए यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो गुजरात के जामनगर में भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थित है। गुजरात में ही आपका एक तेल शोधनशाला है। कौन सा?
अंकलेश्वर, गुजरात में अंकलेश्वर, जामनगर है, इसके अलावा गुजरात में ही अंकलेश्वर, याद रखिएगा अंकलेश्वर। इसके अलावा मुंबई हाई, मुंबई हाई क्या है, तो यह भी तेल शोधनशाला है। बरौनी रिफाइनरी, यह कहाँ है आपको, बिहार में। बरौनी रिफाइनरी कहाँ है, तो बरौनी रिफाइनरी आपको बिहार में बेगूसराय जिले में पड़ता है, बरौनी रिफाइनरी। इसके बाद बरौनी रिफाइनरी की बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। मथुरा तेल रिफाइनरी की बात करें तो यह आपको यूपी में है। आंसर आपका जामनगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, तो यह सही बात है। योजना आयोग को कब समाप्त करने की घोषणा की गई थी, तो आपको 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा किया गया कि योजना आयोग को समाप्त किया जाएगा। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, ठीक उसी प्रकार नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और ये पूर्णकालिक नहीं होते हैं, जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर होंगे तब तक वो उसके क्या होंगे, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ये पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। पूर्णकालिक यहाँ क्या होता है, पूर्णकालिक सदस्य होता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, यानी यह सही नहीं है। गठन जनवरी 2015 में हुआ और यह सहकारी संघवाद के आधार पर के सिद्धांत पर आधारित है तथा यह नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर योजना बनाने के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि गांव से राजधानी तक की ओर देखता है, जबकि योजना आयोग ऊपर से नीचे की ओर के क्रम में योजना बनाता था। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, भारत में भविष्य निधि क्या है। भविष्य निधि आपको संविदा पर आधारित बचत राशि है, जो कर्मचारियों के राशि को, कर्मचारियों का पीएफ कटता है तो उस पीएफ को क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत ईपीएफओ के द्वारा जमा रखा जाता है और उस राशि पर एक निश्चित ब्याज दर के साथ एक निश्चित समय के बाद कर्मचारियों को संविदा के जिस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है उस आधार पर उसको लौटा दिया जाता है। तो भविष्य निधि क्या है, आपको संविदा आधारित बचत है। क्या है, संविदा आधारित बचत है। ईपीएफओ की स्थापना की बात करें, ईपीएफओ की स्थापना की बात करें तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। ईपीएफओ की स्थापना 1952 में। अगला क्वेश्चन है ईसीजीसी, ईसीजीसी संबंधित है किससे, तो ईसीजीसी का तात्पर्य हुआ एक्सपोर्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव, आपको एक्सपोर्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 30 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई थी ईसीजीसी की। इसके यह किससे संबंधित अगर बात करें तो यह आपको निर्यात वित्तीय एवं बीमा से संबंधित है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसीजीसी बोलते हैं। इसकी स्थापना कब, तो स्थापना इसका याद रखिएगा 30 जुलाई 1957 को, 30 जुलाई 1957 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग 8 सेक्शन का। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो यह प्रक्रिया क्या है, स्थिर जन्म दर अगर हो और मृत्यु दर भी स्थिर हो तो जनसंख्या लगभग अस्थायी बने रहेगी। और यदि क्या हो कि जन्म दर उच्च हो मृत्यु दर निम्न हो तो जनसंख्या का तीव्र विस्फोट होगा। और यदि जन्म दर निम्न हो और मृत्यु दर उच्च हो तो जनसंख्या का ह्रास निम्न होगा, जनसंख्या का ह्रास तेजी से होगा। लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर लगभग अगर दोनों स्थिर हो तो क्या होगा, जनसंख्या संतुलित बनी रहेगी। अभी आपको सर आएंगे, साइंस का डिस्कशन तुरंत आपका जस्ट होगा। चलिए स्वागत है बच्चे आप सबों का, और स्टॉप रिकॉर्डिंग। चलिए स्वागत है बच्चे आप सबका। अभी देखते हैं प्रश्नों को, और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं बच्चे। देखिए क्या कह रहा है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो बच्चे ये गतिज ऊर्जा होता है। 2-3 बातें यहाँ पर है जो आपको याद रखना है। यदि
यदि वायु की गति, किसकी गति, वायु की गति आपको 15 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, से अधिक होती है तो उसका परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होता है। तो उसका परिवर्तन क्या होगा, उसका परिवर्तन, ठीक है, उसका परिवर्तन पवन ऊर्जा द्वारा किसमें होगा, तो विद्युत ऊर्जा में होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, विद्युत ऊर्जा में होता है, ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, कुछ भी नहीं है कंसेप्ट। और अगर पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो भारत जो है लगभग 9%, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा के द्वारा करता है, ये ध्यान में रखिएगा। और गतिज ऊर्जा क्या होता है बच्चे, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² होता है, और वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो mgh होता है। और सौर ऊर्जा क्या है, तो बच्चे सौर ऊर्जा जो है, आपको पता है कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत धनी है, क्योंकि 300 दिनों तक भारत में सूर्य जो है वो सीधे सर पर होता है, और आपको फोटोवोल्टेइक सेल के द्वारा हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। घनत्व जब भी बात करते हैं, बार बार हम आपको बताते हैं कि देखिए जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, घनत्व कितना पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम होता है बच्चे, महत्तम होता है, एकदम याद रखिएगा। और यहाँ देखिए आपको पता होनी चाहिए कि जल का घनत्व, ये देखिए ये 4 डिग्री सेल्सियस ये घनत्व है और ये तापमान है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको क्या होगा, घनत्व का मान महत्तम होगा, और जैसे जैसे ठीक है आगे बढ़ेंगे तो घनत्व यहाँ पर कम होता जाता है। तो याद रखेंगे बच्चे, 273 4 डिग्री सेल्सियस, तो 273 4 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए, 277 केल्विन हो गया, 277 केल्विन हो गया। तो ये ध्यान में आपको रखना है, आपका जल का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर महत्तम, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम होता है। चलिए एक चीज़ और ध्यान में रखना बेटा, क्या रखना है कि जल का आयतन कितने डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। एक चीज़ और जो आप बच्चों को जानना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस से जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से जब हम 10 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो पहले आयतन का मान क्या होगा बच्चे, तो घटेगा। और ये देखिए आयतन का मान घटा कहाँ तक, 4 डिग्री सेल्सियस पर, फिर आयतन का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बातें याद रखनी है आपको, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है, क्यों बच्चे, तो आपको पता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, याद रखना बच्चे, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर आपको एकदम ध्यान में रखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे, नाम था रेलिग, क्या नाम था, रेलिग नाम था। और उन्होंने क्या सिद्धांत दिया बच्चे, उन्होंने सिद्धांत दिया कि देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है वो 1/λ⁴ होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस होता है बच्चे। तो इसको क्या करेंगे कि अगर आपका तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा तो प्रकीर्णन का मान घटेगा और दूरी अधिक तय होगी। एकदम ध्यान में रखें बच्चे। तो लाल रंग जो है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो है तरंगदैर्घ्य वो क्या होता है, तो बच्चे ये अधिक होता है, जिसकी वजह से उसका प्रकीर्णन कम होगा और वो अधिकतम दूरी गमन करता है। यही वजह है कि सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, लंबी, सर्वाधिक होगी, और यह अधिकतम दूरी तय करेगा। तो एकदम इजी गोइंग क्वेश्चन है बच्चे, याद रखना है आपको बस। चलिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, अच्छी बात है बच्चे। 2 बातें आपको एकदम याद रखनी है। एक है ये पंखा है बच्चे, पंखा क्या करता है, तो वाष्पीकरण की दर तेज करता है, वाष्पीकरण की दर तेज करता है, एकदम याद रखिएगा, दर तेज होगा, और आपको वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा आपके शरीर से ठीक है प्राप्त होगा, और आपको ठंडा का अनुभव होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, यानी आपका पंखा एक्चुअली ठीक है आपको ठंड हवा नहीं देता है, यह वाष्पीकरण की दर को तेज करेगा और आपको ठंड का अनुभव होता है। चलिए देखते हैं हम लोग, ये दूसरा क्या है बच्चे, तो ये है आपका ठीक है, आप जानते होंगे इसको क्या है,
कूलर है बच्चे। कूलर कूलर क्या करता है, तो कूलर ड्राई एरिया में आपके शरीर पर पहले जल छिड़केगा और पुनः वाष्पीकरण की दर को, हवा को तेज करके फिर वाष्पीकरण की दर को तेज करता है। वाष्पीकरण की दर आपका तेज करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, तो आपको ठंड का अनुभव होगा। फिर आपको एसी आते हैं, तो एसी जो है, एसी में 3 बातें होती है बच्चे। एक तो 24 डिग्री सेल्सियस तापमान नियंत्रित रहता है, ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आजकल का जो जितना भी आपको एसी आता है उसमें मिनिमम टेम्परेचर, चाहे उस पर लिखा कुछ भी हो बच्चे, लेकिन वो 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाना संभव नहीं है। अगर, ठीक है, आप 17-18 ले भी जाते हैं टेम्परेचर को, तो भी उसका ऐसा फिक्स किया जाता है मशीन को, जो वो 24 डिग्री सेल्सियस आपको देगा, यानी तापमान नियंत्रित करेगा, तापमान को नियंत्रित करेगा, तापमान नियंत्रण करता है। दूसरी बात क्या होती है, तो बच्चे यह जो आर्द्रता का भी नियंत्रण करता है, ह्यूमिडिटी का नियंत्रण करेगा, आर्द्रता का नियंत्रण करेगा, और ये 65% होता है, ठीक है, 60 से 65% आर्द्रता का नियंत्रण होता है। और तीसरा वायु की गति बच्चे, वायु की गति का नियंत्रण होता है। तो ये बातें याद रखिएगा। और 0.53 से लेकर के 0.54 मीटर पर सेकेंड आपको गति निर्धारित की गई है। तो बच्चे क्या क्या नियंत्रित करता है आपका एसी, तो तापमान, दूसरा आर्द्रता, तीसरा वायु की गति। तो एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। ये सही है बच्चे, ठीक है, सही है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करता है, ये गलत है बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने क्या बताया, एयर कंडीशनर तो करेगा आर्द्रता का नियंत्रण, लेकिन एयर कूलर या कूलर नहीं करेगा बच्चे। तो आंसर क्या होगा, आपका बी नंबर आपका आंसर होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप बच्चों को रेगुलर इस तरह का प्रश्न पूछा भी जाता है, तो उसी तरह के प्रश्न को सेट किया गया है, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ देख लीजिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर। बच्चे अर्धचालक मतलब क्या हुआ, अर्धचालक का मतलब हुआ सिलिकॉन और जर्मेनियम, और बच्चे अर्धचालक का मतलब हुआ, ठीक है, इसकी चालकता, ठीक है, चालक और कुचालक के बीच होती है। इसकी चालकता क्या होगी, चालकता यानी कंडक्टिविटी जो है, चालकता किसके बीच, चालक और कुचालक के बीच, चालक और कुचालक के बीच होता है। याद रखना बेटा, चालक और कुचालक के बीच होता है, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, बीच होता है। और ये बातें याद रखना है कि तापमान के बढ़ने पर, ध्यान दीजिएगा, तापमान अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा बच्चे, तापमान बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा, लेकिन चालकता आपको बढ़ जाएगा। याद रखिए बेटे, चालकता आपका बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध ही बोल रहा है, तो चालक को गर्म करने पर प्रतिरोध क्या होता है, तो घटता है, घटता है बच्चे, लेकिन चालकता क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये बातें याद रखिएगा, क्योंकि चालकता C बराबर क्या होता है, 1/R होता है, यानी 1/ प्रतिरोध होता है। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को किया गया था बच्चे आर्यभट्ट, और ये भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है बच्चे। याद रखना बच्चे, पहला कृत्रिम उपग्रह है, ये ध्यान में रखिएगा, कृत्रिम उपग्रह है। अगर बोलेगा कि भारत का प्रथम, ठीक है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो राकेश शर्मा। और अगर ये भी पूछा जाए कि भारत के प्रथम, ठीक है, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो कल्पना चावला थी, कल्पना चावला थी। तो ये सब बातें याद रखिएगा, रेगुलर पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन। और भारत में अंतरिक्ष से संबंधित जितना भी काम है सबका नियंत्रण कौन करता है, तो इसरो करता है बच्चे, इसरो करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि उच्च संचलन शक्ति के कारण बच्चे। याद रखिएगा, हायर, ठीक है, हायर रेसिस्टेंस के कारण बच्चे, हायर कंडक्शन पावर के कारण, कंडक्शन पावर। और आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो, ठीक है, पारा है, पारा क्या है, तो बच्चे पारा द्रव धातु है, एकमात्र द्रव धातु है पारा आपका। और पारा जो है ये याद रखिएगा 4.2 केल्विन पर ये क्या करता है, तो सुपर कंडक्टिविटी बिहेव करता है, यानी अति चालकता का बिहेवियर ये प्रोड्यूस करेगा, सुपर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करता है बच्चे। कितना तापमान पर, तो आपको, ठीक है, आपके 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर। बच्चे पारा का घनत्व जो है ये 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, पारा एकमात्र द्रव धातु होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नाइट्रोजन मुक्ति से होती है बच्चे। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होगा, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन अगर वायुमंडल में मुक्त होता है, नाइट्रोजन, ये देखिए नाइट्रोजन, बहुत सारे पौधे जैसे राइजोबियम, जैसे ले लीजिए, ठीक है बच्चे, बायो फर्टिलाइजर है ये, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोमोनास लीजिए, ठीक है, जैसे ले लीजिए एजोला, ठीक है, जैसे ले लेते हैं क्या बच्चे, क्लोस्ट्रोडियम। ये क्या करता है, क्लोस्ट्रोडियम, ये क्या करेगा, तो नाइट्रोजन को अवशोषित कर ये नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रेट में, और ये नाइट्रेट जो है आपको प्रोटीन में बदल जाता है, प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटीन में परिवर्तित होता है बच्चे, और पौधे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो स्थल मंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। यदि नाइट्रोजन मुक्त होगा तो आपको पता है कि नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल ये क्या करता है, नाइट्रोजन साइकिल आपको नाइट्रोजन को नियंत्रित करने का काम करता है, नाइट्रोजन नियंत्रित करता है, ये ध्यान में रखिएगा बेटा, नाइट्रोजन को नियंत्रित करता है नियंत्रित करता है। और बच्चे नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, तो ऑलवेज जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है वो हमेशा स्थिर रहता है। जैसे वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, तो 78% नाइट्रोजन है, ये स्थिर है बच्चे। गैसोहोल क्या होता है, अच्छी बात है बच्चे, गैसोहोल, आप बच्चों को पता है कि पेट्रोल ले लीजिए और पेट्रोल और उसको एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल से मिश्रित कर दीजिए, इथाइल अल्कोहल से मिश्रित कर दीजिए, और इसे ही हम क्या कहते हैं, गैसोहोल कहते हैं, गैसोहोल कहते हैं। और ये आपको क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा उपयोगी, उपयोगी क्या है, ईंधन है बच्चे, ईंधन है, उपयोगी ईंधन के रूप में इसका यूज़ करते हैं। तो एथिल अल्कोहल प्लस क्या हो गया, पेट्रोल हो गया। बच्चे 2-3 बातें आपको याद रखना है कि उच्च ऑक्टेन संख्या, याद रखिएगा, पेट्रोल की गुणवत्ता हम किसके द्वारा मापते हैं, तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा। उच्च ऑक्टेन संख्या, उच्च ऑक्टेन संख्या वाला पेट्रोल, उच्च ऑक्टेन संख्या वाला पेट्रोल, याद रखिए बच्चे, इसी को बोलते हैं गैसोलीन, गैसोलीन, उच्च ऑक्टेन संख्या वाला पेट्रोल, ये क्या कहलाता है, वाला पेट्रोल गैसोलीन कहलाता है, गैसोलीन कहलाता है। और इसका उपयोग करते हैं किसमें, तो उपयोग होता है, ध्यान में रखिए बच्चे, वायुयान में, वायुयान में होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा शांतिकारक औषधि है बच्चे, तो शांतिकारक औषधि पोटेशियम ब्रोमाइड है बच्चे, ये निद्राकारी है, निद्राकारी है, और ये नींद उत्पन्न करता है, निद्राकारी है दवा बच्चे, निद्राकारी दवा में यूज होता है, ध्यान में रखिएगा, निद्राकारी दवा में यूज करेंगे। एथिल अल्कोहल फार्मूला हो गया C2H5OH, और बच्चे ये शराब, शराब मुख्य रूप से अनाज अल्कोहल भी बोलिए, या शराब में सबसे अधिक इथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं, C2H5OH। बच्चे कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो लकड़ी, लकड़ी को पेंटिंग में, लकड़ी के, ठीक है, पेंटिंग में करते हैं, पेंटिंग में किया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो बच्चे नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस और पोटेशियम, इसके मिश्रण को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे इसे हम मिश्रित उर्वरक कहते हैं, मिश्रित उर्वरक कहते हैं। और जनरली धान के खेत के लिए आपको NPK का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, तो बच्चे 3:2:1 होनी चाहिए, 3:2:1 होनी चाहिए। और यहाँ देखिए यूरिया बहुत अच्छा उर्वरक है बच्चे, यूरिया बहुत अच्छा उर्वरक है, ठीक है। सुपर फॉस्फेट भी ये उर्वरक की श्रेणी में आता है बच्चे, सुपर फॉस्फेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट बच्चे, इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो बहुत सारे स्थानों पर, ठीक है, इसका उपयोग जो है किया जाता है, किसमें, तो आपको गन पाउडर में भी किया जाता है, और आपको बहुत सारे स्थानों पर इसका उपयोग हम लोग, ठीक है, आपको नाइट्रोजन उर्वरक में भी करते हैं। गन पाउडर में, मेनली गन पाउडर में इसका यूज होता है, और आपको उर्वरक में भी इसका यूज करते हैं, लेकिन सोडियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक में नहीं करते हैं। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको, बार बार इस तरह का प्रश्न आपको पूछेगा। बच्चे यूरिया जो है, यूरिया इसमें लगभग 46% के आसपास आपको नाइट्रोजन होता है, और यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 होता है। और सबसे पहले आपको एक वैज्ञानिक थे, नाम था वोहलर, वोहलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में एक्सीडेंटली आपको क्या किया था, कि यूरिया का निर्माण किया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आपको कृत्रिम वर्षा बोलते हैं, अम्लीय वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये अम्लीय वर्षा में उपयोगी होता है, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। और आपको पता होनी चाहिए कि एक वैज्ञानिक थे, नाम था रॉबर्ट एंगस स्मिथ, रॉबर्ट एंगस स्मिथ, उन्होंने सबसे पहले आपको किसके बारे में बताया था, तो बच्चे इसी के बारे में बताया था, अम्ल वर्षा के बारे में, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। और अगर वर्षा जल का pH
पीएच मान 5.6 से पीएच कितना, पीएच जो है 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम, तो आपको बच्चे ये क्या कहलाएगा, तो ये अम्लीय वर्षा कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि दांत जो है वो जनरली फ्लोराइड प्रदूषण के कारण आपको उसका क्षरण होता है, फ्लोराइड प्रदूषण के कारण उसका क्षरण होता है। ध्यान में रखिएगा बेटा। अब देखिए, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को, ठीक है, कहां पर, तो बच्चे भोपाल में, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है उसका लीकेज हुआ था और पहली बार आपको बहुत सारे लोग जो है, लगभग 10,000 लोग जो है मारे गए थे। तो ये ध्यान में रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। और बच्चे ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर, एकदम सही है, क्योंकि ओजोन के क्षरण से क्या होगा, तो पराबैंगनी किरण पृथ्वी के तल पर आ जाएगा और बच्चे ये क्या करता है, चर्म कैंसर उत्पन्न करता है। तो कौन सही सुमेलित है अगर बात करें तो ओजोन रिक्तता या रिक्ति जो भी बोलिए, चर्म कैंसर इसके कारण होता है। बच्चे ध्यान में रखिए, थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं। ओजोन परत जो है, ओजोन परत की खोज सबसे पहले किसने की, तो चार्ल्स फेबरी और हेनरी विशन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ओजोन परत की खोज की थी 1913 ईस्वी में। और बच्चे आपको ओजोन परत जो है उसके रिक्तता का मुख्य कारण CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और इसे याद रखिएगा CF2, ठीक है, CF2Cl2 होता है, यानी डाइफ्लोरो मीथेन कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखनी है आपको, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। और ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं। चलिए ये देख लीजिए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बच्चे यहां देखिए, सभी इकाइनोडर्माटा सजीव प्रजक है, एकदम सही है, क्योंकि इकाइनोडर्माटा जो होता है बच्चे, इकाइनोडर्माटा ये समुद्री जीव होते हैं, डर्माटा प्रायः समुद्री जीव होते हैं बच्चे, समुद्री जीव होते हैं। ध्यान में रखिएगा, समुद्री जीव होंगे, यानी इसका ये मैक्सिमम आपको जल में निवास करता है, तो ये सजीव ही है बच्चे। तो ये सही है, गलत नहीं है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है बच्चे। गोल कृमि या निमेटोड या आपको फिता कृमि टीनिया सोलियम में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है बच्चे। ये आपके छोटी आंत में पड़ा हुआ रहता है, वहीं से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो ये भी आपको सही है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर बच्चे, ट्रैकिया आमतौर पर विद्यमान होता है, ये सही है बच्चे, ये भी सही है। उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता, गलत बात है, ये पानी के द्वारा निषेचन होता है बच्चे, यानी बाह्य निषेचन होगा, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। आगे देखते हैं, हमारे शरीर में लघुत्तम हड्डी बच्चे, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, और अगर बात करें हम सबसे बड़ी की, तो सबसे बड़ा होगा फीमर, फीमर होता है सबसे बड़ा। कौन हो गया, तो आपको याद रखना है जांघ की हड्डी होती है फीमर। और सबसे छोटा की बात करें तो बच्चे सबसे छोटा अस्थि कौन हो गया, तो ठीक है, आपको याद रखना है सबसे छोटा जो अस्थि है वो मेलस, ठीक है, मेलस आपको होता है बच्चे। आपको पता है कि आपके कान में जो है 3 हड्डियां मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है, मेलस, इनकस, स्टेप्स बच्चे, मेलस, इनकस और स्टेप्स। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो क्या है, मेलस ना होकर के स्टेप्स है बच्चे, स्टेप्स है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मेलस, इनकस, स्टेप्स जो है ये आपके कान में पाया जाता है। और ये जो है, ये देखिए, ये आपका कान हो गया, और कान अंदर चलते हैं हम लोग। कान का जो ये ट्यूब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूचेशियन नलिका बोलते हैं, यूचेशियन नलिका बोलते हैं। और इस यूचेशियन नलिका में आपको 3 अस्थियां लगी होती हैं, जिसको क्रमशः MIS यानी मेलस, इनकस और स्टेप्स कहते हैं बच्चे। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, स्टेप्स होती है। हमारा कान का जो बाह्य आवरण होता है उसको हमने क्या कहा, पिन्ना कहते बच्चे, पिन्ना। और आंतरिक की बात अगर करेंगे तो ये क्या होता है, यूचेशियन नलिका बोलते हैं, यूचेशियन नलिका बोलते हैं, यूचेशियन ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स कहते हैं बच्चे इसको। और अंदर में 3 हड्डियां लगी होती है, यहीं पर हैमर होता है जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करता है और सुनने की क्षमता प्राप्त होती है। ये ध्यान में रखिए बच्चे। नाक किससे बना होता है, तो नाक कार्टिलेजेस से बना होता है बच्चे, मुलायम अस्थि को हम कार्टिलेजेस कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और बच्चे आपको पैर जो है, पैर की में ही आपको टिबिया, फिबिया, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। और आंख जो है ये भी आपको क्या होता है बच्चे, ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर के एक खोखले, ठीक है, ललाट के नीचे एक खोखले जो दरार होता है उसमें फिटेड होता है नेत्र बच्चे। और ये दरार कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर मोटा होता है, याद रखिए गहरा होता है, उसी में आपका आई फिटेड होता है, ह्यूमन आई फिटेड होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का कार्य सामान्य कार्य नहीं है बच्चे। मानव गुर्दा रक्त में जल का नियंत्रण करता है, ये सही है, ठीक है बच्चे। रक्त में शर्करा का नियंत्रण इंसुलिन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। और ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये सेक्रेट होता है कहां से, तो पैनक्रियाज से। कहां से सेक्रेट होगा, पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है, ध्यान में रखिएगा।
अग्नाशय के बीटा सेल से यह सेक्रेट होता है, बीटा सेल से सेक्रेट होता है। और अग्नाशय में एक जगह होता है जिसको बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। और यहीं पर आपको 3 प्रकार के सेल्स अल्फा, बीटा और गामा पाए जाते हैं। अल्फा ग्लूकागॉन हार्मोन सेक्रेट करता है, बीटा इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करता है और गामा जो है सोमेटोस्टैटिन हार्मोन सेक्रेट करता है। तो बच्चे रक्त के शर्करा का नियंत्रण क्या होगा, तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं होगा। यूरिया जो है, यूरिया का संश्लेषण, याद रखिए बच्चे, यूरिया का संश्लेषण यकृत यानी लीवर के द्वारा होता है, लेकिन यूरिया शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालने का काम कौन करेगा, किडनी करेगा। और कई हार्मोनों का स्रवण बच्चे, ठीक है, हार्मोन का भी सेक्रेशन आपको किसके द्वारा होता है, तो आपको किडनी के द्वारा होता है। और किडनी याद रखिएगा, ठीक है, आपको इरिथ्रोसिन हार्मोन का नियंत्रण या इरिथ्रोमाइसिन हार्मोन का सेक्रेशन कौन करता है, तो किडनी करता है। और बच्चे इसकी वजह से क्या होता है, तो आपको आरबीसी की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि किडनी भी हार्मोन सेक्रेट करता है। तो बार बार इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा स्टार्च और सेलुलोज बच्चे दोनों आपको क्या है, पॉलीसेकेराइड से। ध्यान में रखिए बेटा, दोनों क्या है, पॉलीसेकेराइड से। लेकिन अंतर बहुत है। क्या अंतर है, सेकेराइड से। बच्चे स्टार्च जो है वह आपको क्या है, स्टार्च ये पादप संचित करता है। पादप भोजन का संचयन किसके रूप में करता है, तो स्टार्च के रूप में करता है। और आपका जो सेलुलोज है, इससे क्या बना होता है बच्चे, सेलुलोज से, ठीक है, क्या बना होता है, कोशिका भित्ति बनी होती है। और कोशिका भित्ति बनता है बच्चे। दोनों का फार्मूला लगभग समान ही होता है बच्चे। क्या होता है फार्मूला, तो C6H10O5N होता है। ये ध्यान में रखिएगा, C6H10O5N होता है। और याद रखिए स्टार्च जो है वह जैसे ही उस पर आयोडीन डालते हैं तो ठीक ब्लू ब्लैक कलर बन जाएगा बच्चे। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ये ब्लू ब्लैक कलर प्रदान करता है, यानी आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करेंगे। तो ये गलत हो गया बच्चे, दोनों क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि स्टार्च तो रंग प्रदान करेगा लेकिन सेलुलोज आपको रंग प्रदान नहीं करता है। दोनों वनस्पति को उद्भव होता है, ये सही है, ठीक है बच्चे। दोनों बहुलक होता है, दोनों पॉलीसेकेराइड से, जैसा कि मैंने बताया। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होती है, ये भी मैंने सही बताया बच्चे। तो गलत कौन हो गया, तो स्टार्च आपको आयोडीन के साथ नीला काला रंग प्रदान करता है, लेकिन आपका सेलुलोज रंग प्रदान नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है, तो बच्चे मदिरा के अति सेवन से आपको क्या होता है, तो सिरोसिस रोग हो जाता है, सिरोसिस रोग हो जाता है। ध्यान में रखिए बच्चा, सिरोसिस होगा। और सिरोसिस किसको बोलते हैं, तो लीवर का सड़ जाना होता है, ठीक है। धीरे धीरे लीवर आपका सड़ जाएगा बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। एपेंडिसाइटिस क्या होता है, तो अपेंडिक्स में सूजन को एपेंडिसाइटिस बोलते हैं। और पित्ताशय पाषाण, बच्चे आपको पता है कि गोल ब्लाडर में अगर कैल्शियम ऑक्सलेट आ जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्या आता है, कैल्शियम ऑक्सलेट अगर आ जाएगा, ऑक्सलेट, तो इसी को क्या बोलते हैं, पथरी कहते हैं बच्चे, पथरी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विषाणु यकृत शोथ को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं बच्चे, हेपेटाइटिस। और यह जीवाणु जनित रोग होता है, हेपेटाइटिस, ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग होता है। और यह आपके किसको, तो यकृत को प्रभावित करता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, कौन ट्रांसजेनिक, ठीक है, द्वारा नहीं बनाया। बच्चे ट्रांसजेनिक अगर बात करते हैं तो अगर आपको डीएनए, ये देखिए आपका डीएनए है, डीएनए, इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और डीएनए को काट करके, देखिए काटने के लिए भी, ठीक है, डीएनए सीजर का प्रयोग करते हैं, डीएनए सीजर का प्रयोग करेंगे। और डीएनए सीजर में किसका प्रयोग करते हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं। याद रखिएगा, वह एंजाइम जिसके द्वारा डीएनए को काटा जाता है उसको हम रेस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियेज कहते हैं, इंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। और ये क्या करेगा, डीएनए को काट करके बच्चे, ठीक है, वाइल्ड वैरायटी में, ठीक है, हम उस डीएनए को, ठीक है, डाल देते हैं, तब जाकर के आपको नए जीवों का निर्माण होता है, या ठीक है नए फसलों का निर्माण करेंगे। तो ऐसे फसलों को या ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक कहते हैं बच्चे। और बीटी कॉटन इसी के द्वारा बनाया गया है बच्चे, बीटी कॉटन इसी के द्वारा बनाया गया, ट्रांसजेनिक है, ठीक है, यानी जिन में हेरफेर के द्वारा हम इसका निर्माण करते हैं। तो वर्तमान में ऐसे प्लास्टिक बनाए गए हैं जो जिन में हेरफेर के द्वारा बनाया गया। तो ये सही है। खाने योग्य टीकों का उत्पादन भी हम करते हैं बच्चे। आजकल क्या होता है कि आपको जैसे टमाटर आपको अच्छा लग रहा है तो टमाटर में चेचक का टीका, आलू में तपेदिक का टीका, टाइफाइड का टीका
का निर्माण किया गया है। उसी तरह से आपको मटन बहुत अच्छा लगता है तो बकरी में ही डाल दिया गया है हैजा का टीका बच्चे, तो बकरी का या मटन आप खाएंगे तो आप हैजे से प्रभावित नहीं होंगे। इस तरह से टीकों का भी निर्माण आपको बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किया गया है, जिसमें जीन का हेरफेर करते हैं बच्चे। ट्रांसजेनिक फसल तो होगा ही होगा, लेकिन क्लोनीकृत क्या होता है, यहाँ देखिए बड़ा अटपटा क्वेश्चन है बच्चे। आपको पता है कि इयान विल्मुट ने सबसे पहले 1996 में डॉली नामक क्लोन्ड भेड़ का निर्माण किया था बच्चे। 1996 में डॉली नामक क्लोन्ड भेड़ जो है उसका निर्माण सबसे पहले किया था। और डॉली का निर्माण ट्रांसजेनिक नहीं होता है बच्चे। क्या करते हैं इसमें करते हैं, कोई भी स्टेम सेल लेते हैं या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लेंगे और उसके न्यूक्लियस को हम बाहर निकालेंगे और बच्चे हम क्या करते हैं, उस न्यूक्लियस को किसी अनन्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो में प्रवेश करवा देते हैं, तब जाकर के आपको एक नए जीव का निर्माण होता है जिसको क्लोन्ड कहते हैं। क्लोन में जीन में परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल न्यूक्लियस को इधर से उधर हेर फेर करेंगे बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है आपका, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। तो बच्चे ठीक है, गहरे सागर में सागर के ऊपरी क्षेत्र में आपको जैव द्रव्यमान का उत्पादन सबसे अधिक होगा, लेकिन गहरे सागर में इसका उत्पादन बहुत कम होता है। ऐसे आपको पता होनी चाहिए बच्चे कि गहरे सागर या सागर जो है वो शैवाल का सबसे बड़ा स्रोत होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्रोड्यूसर कौन है, तो शैवाल ही है बच्चे। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है, तो बच्चे ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1983 में किया गया था। 1983 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा कि ये देखिए नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स मतलब प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। बच्चे प्लांट के ठीक है जिन संरचनाओं को भविष्य के लिए अगर संरक्षित रखते हैं तो इसको प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहा जाता है और इसकी संस्था कहाँ है, तो नई दिल्ली में। चलिए बच्चे लगातार जुड़िए आप लोग इसी तरह से, और ढेर सारा आपको आशीर्वाद और शुभाशीष बच्चे, क्योंकि सफलता के नए आयाम को अगर छूना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।